अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स को, और उसके बाद हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में हम आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे। तो आज वीडियो के स्टार्ट पे ही मैं आपको सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा ज़रा यहाँ से ध्यान से कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है और उसके साथ साथ एक हमारे पास रबर बैंड भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, सबसे पहले मेरे पास एक रबर बैंड है। तो जैसे ही रबर बैंड को मैं इस तरह से करके खींचता हूँ तो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। फिर से देखिएगा, ये रबर बैंड ऐसे था मेरे पास, इसको जैसे ही मैंने खींचा इसकी लंबाई में, इसकी लेंथ में इजाफा हो गया है। इसी तरह से हमारे पास एक स्प्रिंग है। तो जब मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूँ तो आप देखिएगा ज़रा, ये भी हमारे पास एक रबर प्लास्टिक ही है। तो इसको जब मैं खींचता तो इसकी लेंथ में भी इजाफा होता है, यानी स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और जैसे ही मैं इससे फोर्स हटाता हूँ तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे देखें वापस आ रहा है। फिर से देखिएगा ज़रा, मैं इसको ऐसे करके खींचता हूँ तो इसकी लंबाई में इजाफा होता है, और जब इसको छोड़ता हूँ तो दोबारा से क्या हो रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है। इसका मतलब मेरे फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, लोहे का स्प्रिंग है। तो इसको जब मैं ऐसे करके खींचता हूँ तो इसकी लंबाई में भी इजाफा होता है और दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। अब देखिएगा ज़रा, इसको मैं ऐसे करके छोड़ता हूँ तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है, यानी इसके अंदर लचक है। तो अब फिर से देखिएगा, मैं इस स्प्रिंग को ऐसे करके खींचता हूँ तो दोबारा वापस आता है। मैं खींचता हूँ, स्प्रिंग दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आता है, यानी इस तरह से देखें ज़रा, ये मैं खींच रहा हूँ, ये अपनी पोजीशन पे क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एक फोम है। अब फोम के ऊपर जैसे ही मैं, देखिएगा आपके यहाँ नज़र आ रहा होगा कैमरे के अंदर कि बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप है, और जैसे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो आप देखिएगा इसकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यानी जो पहले आपको रेक्टेंगुलर नज़र आ रहा था, अब वो सही तौर पर रेक्टेंगुलर नहीं लग रहा आपको। इस तरह से जब मैं इधर से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो तब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिएगा इसकी शक्ल को, इसकी शेप को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर से देखिएगा ज़रा, ये मैंने फोर्स लगाई, इसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। इसी तरह से हमारे पास ये एक बैलून है। इस बैलून के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूं तो आप ज़रा देखिएगा कि बैलून के ऊपर जब फोर्स लगती है तो क्या होता है। बैलून के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो बैलून पे जब फोर्स लगाऊंगा तो बैलून की शेप चेंज हो रही है, बैलून की शेप आप देखिए चेंज हो रही है। इसी तरह से जब इस साइड से फोर्स लगाता हूँ फिर भी क्या होती है, शेप चेंज होती है। लेकिन जैसे मैं फोर्स हटाता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल शेप जो इसकी है, ओरिजिनल इसकी जो शक्ल है उसमें वापस आता है। फिर से देखिएगा, मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसकी शेप चेंज होती है, मैं फोर्स हटाता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है उस पर क्या करता है, उस पर वापस आ जाता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको सारी एक्टिविटीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं करके, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ का करने का मकसद क्या था कि आपको ये बात समझानी थी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, या जिसको बगाड़ की फोर्स कहते हैं, वो क्या होता है। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस, यानी जो आप फोर्स अप्लाई करते हो जिससे ऑब्जेक्ट की शेप, उसकी लेंथ और उसके वॉल्यूम में चेंज आए, तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स कि इसने बिगाड़ पैदा कर दिया। जैसे हम फिर से दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, मैं फोर्स लगाता हूँ, इसकी शेप जो है यानी लेंथ में इसकी जो है वो इजाफा हो गया है। इसी तरह से जब मैं इस बाइनरी रिंग को खींचता हूँ तो इसकी भी लेंथ में क्या होता है, इजाफा होता है। ये देखिएगा ज़रा, मेरे पास एक फोम है, इसको जब मैं ऐसे करके फोर्स लगाता हूँ इस पर तो इसकी शक्ल देखें चेंज हो गया है, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, इसकी जो लंबाई थी उस सब को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और इसी तरह से ये हमारे पास एक कील है, हम आपको ये भी दिखाते हैं कि कील की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क के बायस मरोड़ा हुआ राड जो होता है, ये किस तरह से इसको मरोड़ते हैं। तो ये कील मैं इसको कैमरे के नज़दीक करके भी आपको इसको आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ।
तो कहने का मकसद ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है एक ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं तो जिससे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जैसा कि आपने देखा था कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, हम बगाड़ वाली फोर्स को हटाते हैं, ज़रा देखिएगा ये डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अप्लाई किया तो इसकी शेप में चेंजिंग आ गई है, यानी इसकी जो एक डिमेंशंस थी वो चेंज हो गई हैं। लेकिन जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ तो अब देखिएगा ये अपनी असली शक्ल में, क्या ओरिजिनल शक्ल में वापस आती है। तो ज़्यादातर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो चीज़ें ओरिजिनल शेप में जो है, ओरिजिनल लेंथ में, ओरिजिनल वाले में क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। तो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हम आपको एक स्प्रिंग की दिखा रहे हैं। एक स्प्रिंग को जब हम ऐसे करके हम खींचते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ में क्या होता है, इजाफा होता है। ये स्प्रिंग हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जब इसको हम ऐसे करके फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इसकी लेंथ में क्या होता है, इसकी लेंथ में इजाफा होता है। इसी तरह से एक हम यहाँ पे आपको जो है कील जो है उसको दिखाते हैं। तो कील की वजह से पैदा होने वाले टाक के बायस मुरोड़ा हुआ ये एक हमारे पास एक राड है। अब इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये राड जो है ये मुरोड़ा हुआ है, ये बेंडिंग इसके ऊपर आपको ट्विस्ट इस तरह से आपको जो है वो इस पर नज़र आ रहा होगा कि ये इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये देखें ये इस तरह से बेंडिंग हुई है, जैसे कि आपको फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है कि हम इसको ऐसे करके मरोड़ के इसके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। यानी एक राड था हमारे पास, इस पे हमने फोर्स अप्लाई की तो पैदा होने वाले टाक के बायस जो कपल है मुरोड़ा हुआ राड उसके बायस देखा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो है अब एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को आप यूं समझ सकते हैं जैसे ये मेरे पास एक स्केल है, इसको एज ए स्ट्रिप के तौर पर मैं काम करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। तो जैसे मैं इधर इसके फोर्स अप्लाई करता हूँ तो देखें ये बेंडिंग हो जाती है। आप देखिए ज़रा फिर से कि जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये इसमें बेंडिंग हो गया, ये नीचे को हो गया है। तो ये बेंडिंग जो इसमें हो रही है ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से हो रही है। स्ट्रिप के बाद अब हम आपको दिखाते हैं ज़रा कि अगर हम ये करें काम कि हम इस स्प्रिंग के साथ, एक स्प्रिंग के साथ कुछ वेट जो है उसको हम हैंग करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम इसके साथ जो है कोई वेट वगैरह स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो एक स्प्रिंग के साथ मैंने दूसरा स्प्रिंग जो है वो अटैच किया है। तो जैसे इस स्प्रिंग के साथ कोई वेट अटैच करता हूँ तो इसकी लेंथ में यानी इसकी लंबाई में इजाफा होता है। और ये जो इसकी लेंथ में या लंबाई में इजाफा होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसके साथ वेट कितना हैंग किया है। जितना ज़्यादा वेट आप हैंग करते जाएंगे उतना उसकी लेंथ में स्प्रिंग के इजाफा होता जाता है। जितना वेट कम होगा तो उतना ही उसकी लेंथ में इजाफा भी कम होगा। अब इन तमाम से हमने रिजल्ट क्या कंक्लूड किया, हमने रिजल्ट ये कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट फोर्स चेंजेस साइज, शेप और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। यानी जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो इससे उसकी लेंथ में, इससे उसके वॉल्यूम में, इससे उसकी शेप में जो है वो चेंजिंग आती है। ये हमें बताया गया है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इतनी सारी आपको एग्जांपल्स दी हैं, हमने साथ साथ परफॉर्म करके भी दिखाया है। तो आपको ये चीज़ हमने दिखाई है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के अप्लाई करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, जो बॉडी होगी उसके साइज़ में चेंज आ सकता है, उसकी शेप में चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की हम लेंथ, साइज़ और जो वॉल्यूम होता है उसमें चेंज जो है वो ला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बताना आपको बहुत ज़रूरी था कि डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर आपने समझ लिया तो इलास्टिसिटी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। इलास्टिसिटी बेसिकली यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो लचक होती है उसको हम बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में, अपने साइज में वापस आता है जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हम सीज करते हैं जो उस पर एक्ट कर रही थी। यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्स जिसने उसमें बिगाड़ पैदा किया था उसको जैसे हम हटाते हैं, सीज
मीन हटाना, उसका ख़त्म करना। तो जैसे हम उसको ख़त्म करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो बॉडी होती है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज़ में, ओरिजिनल लेंथ में जो होगी वो वापस आ जाती है। इसको हम आपको यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाते हैं। तो आप देखिएगा ज़रा कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस जो होता है। आप देखें ज़रा कि जैसे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है तो अब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो आप देखिएगा ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में क्या करता है, वापस आ जाता है। जो यही इसकी इलास्टिसिटी इस मटेरियल की है। इन इलास्टिसिटी बेसिकली लचक है। तो इस मटेरियल के अंदर जो लचक है, जब मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो इस पे एक्ट करवाता हूँ तो इसकी वजह से इसकी लंबाई में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। और जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाता हूँ तो ये देखिएगा अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसमें वापस आ रहा है। इसी तरह से हमने आपको ये एक फोम पे ये फोर्स अप्लाई करके दिखाई थी कि जब फोर्स फोम पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो ये अपनी असली शेप में वापस आता है। इसी तरह से हमने इलास्टिसिटी आपको एक स्केल में दिखाई है। आप फिर से ज़रा एक और स्केल में देखिएगा, ये इसमें इलास्टिसिटी है, यानी जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ, आप देखें ये बेंड होता है, लेकिन जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में, ओरिजिनल शेप में वापस आता है। तो इसी तरह से बैलून का हमने आपको दिखाया था कि बैलून पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बैलून पे फोर्स अप्लाई करने से भी ऐसा ही हुआ था कि जब बैलून पे फोर्स अप्लाई किया इसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन जैसे मैंने फोर्स को हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये अपनी ओरिजिनल जो एक शेप थी, ओरिजिनल इसका जो साइज़ था उसमें वापस आता है। तो अब हम इलास्टिसिटी के बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या होता है। अब स्ट्रेस है कि जब किसी फोर्स जब कोई फोर्स जो है वो एक्ट करती है ऑन अ यूनिट एरिया एट अ सरफेस ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट करती है ऑन अ यूनिट एरिया पर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर जो फोर्स लगती है वही उसकी कहलाती है स्ट्रेस। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा, सुनने को आपको चीज़ मिलती है कि आप कहते हो कि आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, यानी आप पे जो फोर्स लग रही है, आपके दिमाग पे जो फोर्स लग रही है वो यूनिट एरिया पर अगर ज़्यादा लग रही है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, कम लग रही है तो आपको स्ट्रेस क्या होती है, कम होती है। तो स्ट्रेस जो होती है बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, यानी स्ट्रेस को हम फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं, F/A, यानी फोर्स ओवर एरिया जो है इसी को हम किसका नाम देते हैं, इसी को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अच्छा, प्रेशर जो था वो एक्ट करता था नॉर्मली परपेंडिकुलर एक्ट करता है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो होती है ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, पैरेलल भी एक्ट करती है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा फोर्स बाय एरिया, यानी किसी यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्म पे मैं यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का यूनिट हम निकालते हैं, फोर्स को हमें पता है कि हम न्यूटन में लेते हैं, एरिया जो होता है उसको मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस का जो यूनिट होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जो कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस आता है। अब स्ट्रेस के बाद हम बात करते हैं स्ट्रेन की, कि स्ट्रेन क्या होती है। व्हेन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, शेप एंड लेंथ, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स यानी स्ट्रेस एक्ट करता है तो उससे उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम जो है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। तो स्ट्रेस जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उससे उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, उसके साइज़ में, या आप कह सकते हो उसकी शेप में जो चेंजिंग आती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो अब अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है कि सच चेंज काज्ड बाय स्ट्रेस विद ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब तो लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंज आता है। तो अब हम बात करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेन होगा कि जब हम स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंजिंग आती है तो उसको बोलते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है। जब किसी ऑब्जेक्ट की
लेंथ में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्प्रिंग मेरे पास है, इसको मैं खींचता हूँ, तो अगर इसकी लेंथ में चेंजिंग आ गई है, इसकी लंबाई में चेंज आ गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन है। और टेंसाइल स्ट्रेन जो है इसका फार्मूला क्या है कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। हम देखते हैं कि चेंज इन लेंथ कितना है और नीचे हम लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ, यानी हम देखेंगे ओरिजिनल लेंथ कितनी है और उसके बाद जब हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसके बाद उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि ये इस सब्जेक्ट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है। अब क्योंकि चेंज इन लेंथ है और नीचे ओरिजिनल लेंथ है, तो दोनों क्वांटिटीज लेंथ है, दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम आएंगे। तो जब यूनिट सेम आएंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये रेशो जो है दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान है। बेशक यहाँ पे चेंज इन लेंथ है लेकिन यूनिट तो मीटर ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है तो इसका यूनिट भी मीटर ही आएगा, तो मीटर से कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। अब फैक्टर डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट, यानी जब किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आता है, किसी बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आता है, किसी बॉडी की शेप में चेंज आता है, साइज में चेंज आता है, तो वो उसकी वजह होती है स्ट्रेस। अब जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा उस बॉडी के अंदर क्या होगा, उतना ज़्यादा यानी कि बगाड़ उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस जो है वो हो जाता है, यानी डिफॉर्मेशन या बगाड़ जो उस बॉडी में आता है। देखें अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बगाड़ इसके अंदर, देखें आप कितना ज़्यादा बगाड़ मैंने इसके अंदर पैदा कर दिया, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है जो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैंने बात बताई है, डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन स्ट्रेस, कि जो किसी बॉडी में बगाड़ पैदा होता है वो डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर स्ट्रेस कितनी लगाई है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लगाते जाओगे उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती जाती है। तो इसलिए जो डिपेंडेंस है, डिफॉर्मेशन किसी बॉडी के अंदर जो होती है, यानी उसकी जो लेंथ, साइज, शेप या वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेस पे कि आपने कितनी स्ट्रेस अप्लाई की है। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतनी ज़्यादा उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। जितनी हम स्ट्रेस कम अप्लाई करते हैं उतना उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था इलास्टिसिटी, जिसमें हमने आपको डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बताया और डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश की। और उसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया और आपको टेंसाइल स्ट्रेन जो कि इसके अंदर स्ट्रेन के अंदर ही आता था उसके बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।